नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प अंदरूनी से विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा भीतरी बच्चा यानी इनर चाइल्ड। नमस्कार। हाँ, ये विषय ऐसा है जो हम सबसे जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि कैसे बचपन के जो अनुभव हैं वो हमारे आज के व्यवहार, हमारे रिश्ते, खासकर परिवार में उसको कैसे शक्ल देते हैं। हम्म। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि कैसे बचपन की वो अनकही सी कहानियां, वो डर, वो खुशियां हमारे बड़े होने पर भी असर डालते रहते हैं। एक कहावत है ना, बचपन के डर बड़ों की समस्या। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और कई बार हम देखते हैं कि वयस्कों का जो रिएक्शन होता है वो कुछ ज्यादा ही लगता है या समझ में नहीं आता, हाँ, पर उसकी जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं। बचपन के किसी पल में, किसी अनुभव में। और परिवार परिवार का रोल तो इसमें बहुत ही बड़ा है। क्योंकि वहीं सब शुरुआत होती है। एग्जैक्टली। हमारे जो पहले इमोशनल मैप्स बनते हैं वो वहीं बनते हैं। तो ये भीतरी बच्चा ये है क्या असल में, जरा समझाएंगे? हाँ, देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये हमारे अंदर का वो बच्चा है जो बड़ा नहीं हुआ। मतलब हमारा बचपन जो हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में बसा हुआ है। अच्छा। वो मासूमियत, वो डर, वो खेल, वो जरूरतें, हम्म। सब कुछ ये बड़े होने के बाद भी अंदर जिंदा रहता है। हम्म। जो सामग्री हमारे पास है वो इसे 3 हिस्सों में देखती है। एक है घायल बच्चा, वुंडेड चाइल्ड, जो चोट, दर्द उसको पकड़कर बैठा है। ओके। दूसरा है खुशमिजाज बच्चा, प्लेफुल चाइल्ड। हमारी मस्ती, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी वो सब यहाँ से आती है। वाह। और तीसरा है बुद्धिमान बच्चा, वाइज चाइल्ड। हमारी अंदर की समझ, इंट्यूशन, गट फीलिंग जिसे कहते हैं। दिलचस्प। तो मतलब घायल बच्चा दर्द से, खुश मिजाज बच्चा मजे से, और बुद्धिमान बच्चा एक तरह की अंदरूनी आवाज से जुड़ा है। बिल्कुल सही समझा। हमारे यहाँ संस्कार शब्द बहुत चलता है। बचपन के संस्कार, क्या ये वही चीज है या इससे जुड़ा है? आप बहुत गहरा कनेक्शन है। हम जिसे कहते हैं ना बचपन के संस्कार, चाहे वो अच्छी आदतें हों या अनजाने में मिले भावनात्मक पैटर्न, हम्म। वो असल में इसी भीतरी बच्चे का हिस्सा हैं। वो पैटर्न हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। वो कहावत है ना, जैसा बीज बोओगे। वैसा पेड़ पाओगे। हाँ हाँ, तो बचपन के अनुभव बीज की तरह है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। हाँ हमें एक उदाहरण मिला है शर्मा परिवार का। हाँ, वो उदाहरण काफी अच्छा है। तो वो लोग एक शादी में गए थे, सब ठीक चल रहा था, माहौल अच्छा था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, सबका व्यवहार बदलने लगा। हम्म, शर्मा जी जो वैसे शांत रहते हैं, हम्म, वो भीड़ देखकर एकदम बेचैन हो गए। हम्म, कहने लगे, अरे मुझे घुटन हो रही है, घर चलो। ऐसा लगा जैसे जैसे कोई 5 साल का बच्चा डर गया हो अंदर। उनका वो घायल बच्चा सक्रिय हो गया। हाँ। और उनकी पत्नी, जिन्हें हम आंटी कह लेते हैं, वो अचानक सबकी बहुत ज्यादा देखभाल करने लगी। सब ठीक है, किसी को कुछ चाहिए, अरे मैं ले आती हूँ। मतलब जैसे उन्हें साबित करना हो कि वो कितनी जरूरी है। ये भी एक पैटर्न है, शायद उनका परित्याग का घाव वाला बच्चा। हो सकता है। और बेटा राहुल, वो तो एकदम कोने में चला गया, फोन में लग गया, बोला मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अस्वीकृति महसूस करने वाला बच्चा, रिजेक्टेड फील करने वाला। और बेटी प्रिया, वो अचानक सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करने लगी। जोर जोर से बोलना, नाचना, जैसे चिल्ला रही हो, अरे मुझे भी देखो। अनदेखा किया गया बच्चा, इनविजिबल चाइल्ड। ये सब देखकर उनकी दादी माँ ने बहुत धीरे से कहा, अजीब बात है, सब लोग अपने बचपन जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। दादी माँ ने बिल्कुल सही पकड़ा है ना? पारिवारिक समारोह या तनाव वाली जगहें वो अक्सर हमारे अंदर के इन पुराने बटनों को दबा देती हैं। हर किसी का व्यवहार, जैसा आपने बताया, उनके बचपन के किसी अनसुलझे घाव से जुड़ा था। हम्म। और यहीं से बात आती है भीतरी बच्चे के कुछ आम घावों की, कॉमन इनर चाइल्ड वुंड्स, जिनका जिक्र सामग्री में है। हाँ बिल्कुल। सामग्री में 4 मुख्य घावों की बात है। पहला है परित्याग का घाव, अबैंडनमेंट वुंड। हम्म। ये तब बनता है जब बच्चा अकेला महसूस करता है, शारीरिक रूप से या इमोशनली, जैसे माँ बाप बहुत बिजी हों या ध्यान न दे पाएं। हाँ, या भावनात्मक रूप से दूर हूं। और बड़े होने पर ये कैसे दिखता है? शायद रिश्तों में बहुत चिपकना या अकेले रह जाने का बहुत ज्यादा डर। बिल्कुल। या फिर जैसा आंटी के केस में था, दूसरों को खुश करने की एक मजबूरी सी कि कहीं कोई छोड़ न दे। अच्छा, जानकारी में था कि आंजी की माँ शायद कामकाजी थी, तो उन्हें बचपन में अकेलापन लगता था। तो वो अब इस पैटर्न में दिख रहा है। पिता ने अपनी तरफ से बेस्ट किया हो,
पर अगर बच्चे ने किसी वजह से दूरी या उपेक्षा महसूस की तो वो घाव बन सकता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, दूसरा घाव है अस्वीकृति का घाव, रिजेक्शन वुंड। ये तब जब बच्चे को लगे कि वो काफी नहीं है, उसे टोका टाकी मिले या तुमसे नहीं होगा जैसे मैसेज मिले। हाँ बिल्कुल, जब उसे अपनी कीमत महसूस ना हो। और बड़े होकर कम आत्मविश्वास, सोशल एंजाइटी या बहुत परफेक्शनिस्ट होना। हाँ, ये सब लक्षण हो सकते हैं। दूसरों की राय का बहुत डर, जैसे राहुल का एकदम कट जाना। हो सकता है बचपन में पढ़ाई या किसी चीज को लेकर उसे लगातार नाकाफी महसूस कराया गया हो। तीसरा घाव है नियंत्रण का घाव, कंट्रोल वुंड। ये दो तरह से बनता है। या तो माँ बाप बहुत कंट्रोलिंग हो, बच्चे को अपनी मर्जी की कोई जगह ही ना मिले। अच्छा। या फिर माहौल इतना क्योटिक हो, इतना अनिश्चित हो कि बच्चा बिल्कुल बेबस, हेल्पलेस महसूस करे। तो बड़े होकर या तो वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर जरा सी अनिश्चितता से घबरा जाते हैं, जैसे शर्मा जी का भीड़ में घबराना। शायद बचपन की कोई आर्थिक या भावनात्मक अस्थिरता का डर, जहां उनके हाथ में कंट्रोल नहीं था। समझ आ रहा है। और चौथा घाव, अदृश्यता का घाव, इनविजिबिलिटी वुंड। हाँ, ये तब जब बच्चे की जरूरतें, उसकी भावनाएं, उसकी उपलब्धियां, उनको देखा ना जाए, अनदेखा कर दिया जाए। या भाई बहनों से तुलना होती रहे। बिल्कुल। बड़े होने पर ये या तो बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाले व्यवहार में बदलता है, जैसे प्रिया का केस। या फिर ऐसे लोग अपनी जरूरतें साफ साफ कह ही नहीं पाते। उन्हें लगता है उनकी जरूरतें मायने नहीं रखती। ये सब बहुत गहरे जुड़े हुए लगते हैं। और जो बात इसे और मुश्किल बनाती है वो ये है कि ये घाव ना अक्सर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। चेन रिएक्शन कैसे? जैसे शर्मा परिवार में हुआ। शर्मा जी घबराए, कंट्रोल का घाव, तो आंटी ने फौरन ज्यादा देखभाल शुरू कर दी, परित्याग का घाव। अच्छा। उसे देखकर राहुल और पीछे हट गया, अस्वीकृति का घाव। और ये सब देखकर प्रिया ने और ज्यादा ध्यान खींचना शुरू कर दिया, अदृश्यता का घाव। अरे हाँ, एक का ट्रिगर दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है। बिल्कुल। और पूरा परिवार एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाता है। कलह बढ़ती है, दूरियां आती हैं। ये तो वाकई एक दुष्चक्र जैसा है। तो सवाल यह है कि इसे तोड़ें कैसे? मतलब क्या परिवार खुद कुछ कर सकता है? सामग्री में एक पारिवारिक पुनः पालन या फैमिली रीपेरेंटिंग की बात है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या ये मुमकिन है कि परिवार वाले जिनके खुद के घाव हैं वो एक दूसरे को ठीक करें? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब हाँ है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ये आसान नहीं पर मुमकिन है। तो कैसे? क्या है वो शर्तें? पहला कदम, जैसा सामग्री कहती है, वो है पहचान और जागरूकता। रिकग्निशन एंड अवेयरनेस। हाँ, जैसे शर्मा परिवार में दादी माँ ने किया। सबको इकट्ठा किया और बस पूछा, आज क्या हुआ, कैसा लगा, बिना किसी पर इल्जाम लगाए, बस समझने की कोशिश। अच्छा, बस बात करना। हाँ, और हर सदस्य ने अपने बर्ताव को और उसके पीछे छुपी बचपन की भावना को पहचानने की कोशिश की। ये जागरूकता, ये जानना कि हाँ, मेरे अंदर का बच्चा दुखी है या डरा हुआ है, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो पहले समझना कि हो क्या रहा है। उसके बाद दूसरा कदम है संवाद और मान्यता, डायलॉग एंड वैलिडेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने अंदर के उस घायल बच्चे से बात करना और उसे वो मान्यता देना, वो वैलिडेशन देना, जो शायद उसे बचपन में नहीं मिली। खुद से बात करना। हाँ, मन ही मन। जैसे वयस्क शर्मा जी अपने 5 साल के डरे हुए बच्चे से कहें, हाँ, तुम डर गए थे भीड़ देखकर, कोई बात नहीं, पर अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सेफ हैं। ओह। या आंटी अपने अंदर की उस बच्ची से बात करें जिसे अनदेखा महसूस हुआ था। तुम्हें ध्यान चाहिए था और नहीं मिला, मुझे माफ करना, पर अब तुम्हें सबकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। उनका सुनना ही एक तरह की मान्यता है। वाह, मतलब खुद अपने बचपन को संभालना और परिवार का साथ होना। और तीसरा कदम, पुनः पालन, रीपेरेंटिंग। ये कैसे होगा? पुनः पालन का मतलब है परिवार मिलकर जानबूझकर एक दूसरे के भीतरी बच्चे को वो भावनात्मक पोषण और सुरक्षा देने की कोशिश करता है जो शायद बचपन में कम मिली थी। एक दूसरे को? हाँ, ये एक सचेत प्रयास है। जैसे अब जब शर्मा जी को घबराहट महसूस होती है तो प्रिया जानती है कि ये उनका 5 साल का बच्चा डर रहा है, तो वो शायद कहे, पापा आप डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। अरे वाह। ये छोटा सा इशारा उस अंदर के बच्चे को बहुत सुरक्षा दे सकता है। या जब आंटी फिर से सबको खुश करने में जुट जाएं, तो शर्मा जी कह सकते हैं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है,
हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं। ये परित्याग वाले घाव पर मरहम जैसा हुआ। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रॉब्लम समझना नहीं है, ये एक्टिवली एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतें पूरी करना है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अच्छा, सामग्री में खेल चिकित्सा या प्ले थेरेपी का भी जिक्र है, एक पारिवारिक टूल के तौर पर। ये थोड़ा हैरान करता है, मतलब बड़ों के लिए खेल। हाँ, और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे हम अक्सर बचकाना समझते हैं या टाइम वेस्ट समझते हैं, यानी खेल। वही कई बार वयस्कों के गहरे घावों को भरने का सबसे सीधा रास्ता हो सकता है। सच में? क्यों? क्योंकि खेल ना वो हमारे तर्क की, हमारे डिफेंस की दीवारों को पार कर जाता है। वो सीधे हमारी भावनाओं तक, बचपन की यादों तक, जरूरतों तक पहुंचता है, जहां शब्द नहीं पहुंच पाते। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये पारिवारिक खेल चिकित्सा कैसे काम करती है? क्या तरीके हैं? सामग्री कुछ तकनीकें बताती है। एक है रिग्रेशन परमिशन प्ले। रिग्रेशन परमिशन प्ले क्या मतलब? सीधा मतलब है एक ऐसा सेफ माहौल बनाना जहां बड़े भी बिना झिझक, बिना शर्म के बच्चों जैसा बर्ताव कर सकें, बच्चों जैसे खेल सकें। ओह, सोचिए, शर्मा जी जिन्हें शायद बचपन में खेलने का मौका कम मिला, वो आप परिवार के साथ बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे हैं। या आंटी जिन्हें बचपन में शायद आर्ट क्राफ्ट से रोका गया था, वो अब मजे से पेंटिंग या क्राफ्टिंग कर रही हैं। परिवार का साथ और उनकी स्वीकृति, ये इस बचपने में लौटने को हीलिंग बना देती है। बचपन जैसा खेलने की इजाजत। दिलचस्प। और क्या? एक और तकनीक है पारिवारिक कठपुतली चिकित्सा, फैमिली पपेट थेरेपी। कठपुतली? हाँ, इसमें हर सदस्य एक कठपुतली चुनता है जो उसके भीतरी बच्चे जैसी हो। फिर इन कठपुतलियों के जरिए बात होती है। अच्छा। कठपुतलियों का फायदा यह है कि वो हमें अपनी भावनाएं ज्यादा आसानी से, बिना अडल्ट वाली झिझक के कहने देती हैं। राहुल की कठपुतली शायद कह पाए, मुझे डर लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। और प्रिया की कठपुतली जवाब दे, मुझे देखा जाना पसंद है। वाह, मतलब भावनाओं को बाहर निकालने का एक सेफ तरीका। बिल्कुल। फिर बाकी कठपुतलियां यानी परिवार के सदस्य मिलकर सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। बहुत क्रिएटिव। और फिर है पारिवारिक एडवेंचर थेरेपी, फैमिली एडवेंचर थेरेपी। एडवेंचर? हाँ, मतलब ऐसी एक्टिविटीज करना जो सबके अंदर के बच्चे को मजा दे, उत्साह दे। जैसे महीने में एक बार पास के पार्क में जाकर झूलों पर झूलना, या पिकनिक पर जाना, या कोई आसान सी ट्रेकिंग। ये जो साथ में खुशी के पल बिताते हैं ना, ये नए पॉजिटिव फैमिली पैटर्न बनाते हैं, पुराने घावों पर मरहम लगाते हैं। और एक और तकनीक थी, कहानी सुनाना और भूमिका बदलना, स्टोरी टेलिंग एंड रोल रिवर्सल। हाँ, इसमें परिवार मिलकर किसी सदस्य के बचपन की कोई मुश्किल कहानी लेता है और उसे एक नया पॉजिटिव अंत देता है। कहानी को रीस्टोरी करते हैं। अच्छा। या फिर भूमिकाएं बदल देते हैं, रोल रिवर्सल। जैसे प्रिया कुछ देर के लिए मां बनकर अपने पापा शर्मा जी के डर को सहलाती है। पापा, आप डरे हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अरे, तो ये भूमिका बदलना एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ को बहुत गहरा करता है। ये सारे तरीके तो बहुत ही रचनात्मक लग रहे हैं। और अच्छी बात यह है, जैसा सामग्री में भी इशारा है, कि हमें इसके लिए सिर्फ पश्चिमी तरीकों पर ही निर्भर नहीं रहना। हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में भी तो ऐसे कई तत्व हैं जो हीलिंग में मदद कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारी संस्कृति में ये चीजें रची बसी हैं। हमारी पारंपरिक खेल ही देख लीजिए, जैसे छुपा छुपी या हाइड एंड सीक। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये विश्वास बनाना सिखाता है, सुरक्षा महसूस करना और फिर खोजे जाने की खुशी। हाँ, बात तो सही है। कबड्डी या खो खो जैसे टीम गेम्स, ये अपनेपन का एहसास, ग्रुप में स्वीकृति और फिजिकल एनर्जी को एक दिशा देना सिखाते हैं। और अंताक्षरी या साथ में भजन गाना? बिल्कुल, ये सब क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। साथ मिलकर कुछ बनाना, गाना, ये जुड़ाव बढ़ाता है, भीतरी बच्चे को खुशी देता है। और हमारे त्योहार, उनका भी तो कोई रोल होगा? अरे, हमारे त्योहार तो जैसे बने ही हैं भीतरी बच्चे के उपचार के लिए। हाँ, रंग खेलना, खुलकर हंसना, थोड़ी देर के लिए सारे नियम कायदे, वो परफेक्शनिज्म छोड़ देना, बस बेफिक्र के मजे करना। सही बात है। दिवाली, अंधेरे पर प्रकाश की जीत, ये हमारे अंदर के डरों पर, घावों पर उम्मीद की रोशनी डालने का प्रतीक है। परिवार का साथ आना, वो एकता। जन्माष्टमी, कृष्ण लीलाओं का मंचन, ये एक तरह की ड्रामा थेरेपी की तो है, जहां हम अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं, अपनी भावनाओं को निभा सकते हैं। पारंपरिक कहानियों का भी जिक्र था। हाँ, कहानियों को फिर से सुनाना, रीस्टोरिंग,
पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, राजा रानी की कहानियां, उन्हें हीलिंग मैसेज के साथ सुनाना। जैसे किसी कहानी में मुश्किलों के बावजूद किरदार के अंदर की अच्छाई पर फोकस करना, या मुश्किल समय में परिवार कैसे साथ देता है ये दिखाना। ये अंदर के बच्चे को सिखाता है कि उम्मीद है, अंत अच्छा हो सकता है। ये सब सुनकर अब सबसे जरूरी सवाल, शर्मा परिवार का क्या हुआ? क्या ये सब करने से उनमें वाकई कोई बदलाव आया? मैंने जब सामग्री में उनके नतीजे पढ़े मैं तो हैरान रह गई। हाँ, नतीजे वाकई बहुत पॉजिटिव थे। सामग्री बताती है कि करीब 3 महीने बाद व्यक्तिगत स्तर पर बड़े बदलाव दिखे। जैसे शर्मा जी की जो भीड़ वाली एंग्जाइटी थी वो काफी कम हो गई, करीब 60% तक। आंटी जो सबको खुश करने में लगी रहती थी वो अब ना कहना सीख गई, अपनी सीमाएं बनाने लगी। अरे वाह। राहुल सामाजिक स्थितियों में अब ज्यादा सहज महसूस करता है, पहले की तरह एकदम कट नहीं जाता। और प्रिया, वो अपनी भावनाएं ज्यादा सीधे और स्वस्थ तरीके से बताने लगी है, बजाय ध्यान खींचने के। ये तो बहुत अच्छा है। और पूरे परिवार पर क्या असर हुआ एक सिस्टम के तौर पर? पारिवारिक सिस्टम में भी बहुत सुधार आया। अब वो एक दूसरे के ट्रिगर्स को जल्दी पहचान लेते हैं, और जब कोई ट्रिगर होता है तो वो घायल बच्चे की तरह रिएक्ट करने के बजाय कोशिश करते हैं कि एडल्ट की तरह बात करें। आपसी समझ बढ़ी है, सपोर्ट बढ़ा है। उन्होंने एक साप्ताहिक खेल समय भी शुरू किया है, और घर में ओवरऑल हंसी खुशी का माहौल बढ़ा है। सामग्री में कुछ आंकड़े भी थे शायद। हाँ, कुछ अनुमानित आंकड़े थे, जैसे पारिवारिक तनाव में करीब 70% कमी, सदस्यों की व्यक्तिगत खुशी में बढ़ोतरी, और रिश्तों से संतुष्टि में करीब 85% तक बढ़ोतरी। 70%, 85%। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, ये तरीके वाकई काम करते हैं। बिल्कुल, ये इस पूरी प्रक्रिया की ताकत दिखाते हैं। सामग्री कुछ भीतरी बच्चे के उपचार के सुनहरे नियम भी बताती है, गोल्डन रूल्स, जो शायद हम सबको याद रखने चाहिए। हाँ, जरूर बताएं। पहला, हर वयस्क में एक भीतरी बच्चा होता है, इसे मानना पहला कदम है। दूसरा, परिवार एक दूसरे का पुनः पालन कर सकता है, ये सामूहिक उपचार, कलेक्टिव हीलिंग बहुत शक्तिशाली है। तीसरा, खेल सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, ये वयस्कों के लिए भी एक गंभीर उपचार है, मजे का बहुत गहरा चिकित्सीय मूल्य है। चौथा, पहचान और जागरूकता ही उपचार का पहला कदम है। सही। पांचवां, हमारी अपनी संस्कृति में उपचार के शक्तिशाली साधन मौजूद हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। छठा, कभी कभी बचपने में लौटना यानी रिग्रेशन ठीक होने के लिए जरूरी और स्वस्थ है। और सातवां, और बहुत जरूरी, भीतरी बच्चा अकेले में ठीक नहीं होता, वो जुड़ाव में, अपनेपन में, समुदाय में ठीक होता है। ये नियम तो बहुत ही काम के हैं। तो आज की इस सारी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अपने भीतरी बच्चे पर काम करना, ये सिर्फ अपने अतीत को ठीक करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमें मिली जानकारी कहती है, इनर चाइल्ड को हील करना सिर्फ पास्ट को फिक्स करना नहीं है, ये प्रेजेंट को जॉयफुल और फ्यूचर को होपफुल बनाना है। ये आज के जीवन में ज्यादा खुशी, ज्यादा क्रिएटिविटी और गहरे रिश्तों के दरवाजे खोल सकता है। सार यही है, हम सबके अंदर एक बच्चा है जिसे सुनने की, समझने की, प्यार करने की और हाँ, खेलने की जरूरत है। और जब परिवार मिलकर इस सफर पर निकलता है तो बदलाव वो सच में जादुई हो सकता है। हम घावों से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, दर्द से खेल की ओर और डर से मजे की ओर। वाह। और याद रखिए, जैसा स्रोत कहता है, परफेक्ट चाइल्डहुड नहीं चाहिए, एक हील्ड इनर चाइल्ड काफी है। बिल्कुल सही कहा, एक स्वस्थ भीतरी बच्चा ही काफी है।